हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आवेश क्या होता है और आवेश से संबंधित एक नियम पढ़ा था हमने, कूलाम नियम, उसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी आपके पास एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे आवेश विद्यमान हैं, तो उन सभी आवेशों के मध्य कितना बल लगता है और उसको हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए समझिए क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल, यानी आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के चारों ओर बहुत सारे आवेश हैं, एन आवेश विद्यमान है, तो उन आवेशों की वजह से उस पॉइंट चार्ज अकेले पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना लगेगा परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके चारों ओर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो इन प्रत्येक चार्ज के कारण जो लगने वाला बल है उनका क्या कर देंगे, हम सदिश योग कर देंगे, जो किसके इक्वल होगा, उस पर लगने वाले परिणामी बल के इक्वल होगा। यानी अर्थात यदि किसी स्थिर आवेश पर अन्य n आवेशों के कारण लगने वाला बल क्रमशः यदि F1, F2, F3, Fn बल हों, तो जो आपका परिणामी बल है, जो F नेट फोर्स है, वो कितना होगा, वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग, यानी F1 प्लस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इसी प्रकार वेक्टर Fn। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी समझे आप, आपके पास पॉइंट चार्ज है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, तो इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग जो फोर्स लगेगा ना, उसका हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, और ये हमारा क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं आगे। देखिए, माना किसी निकाय में n आवेश उपस्थित है। मान लें आपके पास कोई एक निकाय है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें n आवेश उपस्थित हैं। निकाय में उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, यूँ समझिए, इस डायग्राम से समझिए आपके पास मान लो एक कोई निर्देशांक ज्यामिति है, और इस निर्देशांक ज्यामिति में देखिए इस बिंदु पर आपके पास एक चार्ज है Q0, ठीक है, और इस Q0 ये रेस्ट अवस्था में आपके पास चार्ज है और इसके चारों ओर n आवेश आपके पास है। यानी यहाँ पे समझिए कि इस Q0 जो परीक्षण आवेश हैं, टेस्ट चार्ज हैं, इसके चारों बहुत सारे n चार्ज है। जैसे यहाँ पर कौन सा आपका Q1 चार्ज है, इसी प्रकार यहाँ पर Q2 चार्ज है, इसी प्रकार बहुत सारे चार्ज है, यानी Qn चार्ज आपके पास हैं इसके चारों ओर। तो इन सभी बलों के कारण इस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर इसका जो मूल बिंदु ओरिजिन है, इसके सापेक्ष इनकी सभी की स्थिति देख लेते हैं कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं इस बिंदु O के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R1 है। इसी प्रकार Q2 जो आपके पास चार्ज है उसका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और Qn चार्ज के लिए आपका जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर Rn हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पोजीशन वेक्टर हो गए इन तीनों की। इसी प्रकार हम देख लेंगे कि यहाँ पर देखिए वेक्टर R02, यानी 2 के सापेक्ष 0 की स्थिति कहाँ है, इसी प्रकार Qn के सापेक्ष, ठीक है, और इसी प्रकार 1 के सापेक्ष, यानी 1, 2 और Q1, इन तीनों के सापेक्ष भी साथ में क्या देख लेते हैं, इसकी स्थिति सदिश देख लेते हैं, जो क्रमशः क्या होगा, वेक्टर R01 होगा, वेक्टर R02 होगा और वेक्टर R0n होगा। ठीक है, ये क्या हो गई, इसके स्थिति सदिश हो गई। इसी प्रकार लगने वाले यदि फोर्स को हम कैलकुलेट करें तो Q1 की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो कितना लगेगा, वेक्टर F01, ठीक है, 1 की वजह से 0 पर। इसी प्रकार आपके पास चार्ज Q2 है, तो Q2 की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, उसको हम लिख देंगे फोर्स F02, जिसकी डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो आउटवर्ड होगी। ठीक है, इसी प्रकार जो Q1 चार्ज है, तो इसकी वजह से Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो लगेगा वेक्टर F0n, यानी n के कारण 0 पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें Q1 के कारण, Q2 के कारण और Qn के कारण, इन तीनों का अलग अलग क्या निकाल लेंगे, हम फोर्स निकाल लेंगे और उन फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड कर देंगे इस प्रकार, तो वो क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास इस Q0 पर लगने वाला परिणामी फोर्स आ जाएगा टोटल। ठीक है, और ये हमारे क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। चलिए आगे हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे देखिए, अब
Q1 आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, मैंने कहा था कि हम पहले Q1 के लिए निकालेंगे, फिर Q2 के लिए निकालेंगे और इसी प्रकार फिर N के लिए निकाल लेंगे। तो Q1 आवेश के द्वारा आपका जो टेस्ट चार्ज है Q0 उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो हम कूलाम नियम से लिख सकते हैं वेक्टर F01। कूलाम नियम क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K Q1 और Q2 की जगह क्या लिख देंगे Q0, क्यों हमारे पास दो चार्ज ले रहे हैं हम Q1 और Q0। अपॉन में क्या आता है R स्क्वायर, और यहाँ R की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने स्थिति सदिश निकाला था 1 के सापेक्ष 0 का, वो क्या होता है वेक्टर R01, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और साथ में क्या लिख देंगे इसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे R01। ओके, इसी प्रकार हम कैलकुलेट कर लेंगे Q2 आवेश के कारण। तो Q2 आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, उसको हम लिख देंगे वेक्टर F02, जिसका मान क्या होगा K Q2 Q0 अपॉन में वेक्टर R02 का स्क्वायर, और साथ में क्या लिख देंगे इसका वेक्टर एकांक सदिश R02। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे Qn आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर F0n इक्वल्स टू K Qn Q0 अपॉन में वेक्टर R0n का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर R0n। ठीक है, तो ये हमने Q1 Q2 और Qn के लिए निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन तीनों को ऐड करना है। तो चलिए आप आगे देखिए, ऐड करते हैं इनको। तो अतः परीक्षण आवेश पर लगने वाला अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका जो नेट फोर्स होगा Q0 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, वो 01, 02, 03 इसी प्रकार 0n आवेशों के कारण लगने वाला जो फोर्स है उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो Q1 की वजह से क्या लगता है हमने निकाला था अभी K Q1 Q0 अपॉन में वेक्टर R012 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये किसके लिए लिख दिया, आवेश Q2 के कारण, और ये लिख दिया Qn के कारण। इसमें जो है कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है K और Q0। ओके, तो हमने K और Q0 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा Q1 बचा, और अपॉन में क्या बचा हमारे पास वेक्टर R01 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या बचा आपका यूनिट वेक्टर R01। इसी प्रकार इसमें से K और Q0 बाहर आ गया, तो क्या बचा Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर, और आपका यूनिट वेक्टर R02। इसी प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें K Q0 बाहर ले लिया, तो Qn अपॉन R0n का स्क्वायर, और वेक्टर एकांक सदिश R0n जो हमने निचले वाली स्टेप में लिख रखा है। ओके, यहाँ से आगे देखिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है, फिर इसी के बाद Q3 Q4 Q5, और कहाँ तक चलेगा, ये Q1 तक चलेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए Q1 01, 02, 03, 04 चलेगा, कहाँ तक चलेगा 0n तक। यूनिट वेक्टर की बात करें इसमें भी 01, 02, 03, 04 जितने भी आपके पास चार्ज है n चार्ज है, तो यहाँ पर कहाँ तक चलेगा 0n तक चलेगा। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जो आपका नेट फोर्स है इक्वल्स टू K Q0, और यहाँ पर आप समेसन का मतलब योग कर देंगे हम ना। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, किसको दर्शाता है, योग को दर्शाता है। तो इन सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, यानी i की जो वैल्यू कहाँ से है 1 से लेकर n तक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो क्या रहा था, Q का मान Q1 Q2 Q3 Q4 रहा था, तो हम क्या लिख देंगे Qi, और जहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 इस प्रकार, और यहाँ क्या आ जाएगा वेक्टर R0i का स्क्वायर, और शिव करा जाएगा एकांक सदिश R0i। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। ओके, चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है Q1, जिसका मान कितना है 2 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, सॉरी मिली कूलाम है, अब इसको माइक्रो कर लीजिए। ठीक है, मिली से क्या कर लीजिए आप माइक्रो कर लीजिए। ठीक है, और इसको भी क्या कर लीजिए माइक्रो कर लीजिए। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलाम है, और साथ में इसकी पोजीशन भी दे रखी है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कि 2m 1m पर, तथा एक आवेश Q2 है जिसका मान कितना -5 माइक्रो कूलाम, जिसकी स्थिति दे रखी है -2m और 4m पर उपस्थित है। तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में समझिए, आपके पास ये एक 2D है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, एक मान लेते हैं Q1 और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर Q2।
Q1 यहाँ क्यों माना है, क्योंकि इसकी पोजीशन दे रखी है कहाँ पर 2m 1m, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मान ली इसकी पोजीशन। इसी पर इसकी पोजीशन क्या दे रखी है -2m और 4m, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज हो गया। साथ में इसकी क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इसकी स्थिति सदिश याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या ओरिजिन है, तो ओरिजिन के सापेक्ष इस Q1 का जो स्थिति सदिश है, जो पोजीशन वेक्टर हैं, वो क्या हो जाएगा वेक्टर R1, और इसी प्रकार Q2 के लिए क्या हो जाएगा स्थिति सदिश वेक्टर R2। और इसी प्रकार हमें ज्ञात क्या करना है, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स, तो Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगाया जो आपका स्थिति सदिश है उसको क्या हो जाएगा वेक्टर R21। क्लियर है। चलो अब देखिए यहाँ पर पीछे हमने पढ़ा था 11th में आप पढ़ के आए हों सदिश में कि त्रिभुज सदिश नियम क्या होता है। यहाँ से हम R2 की यदि वैल्यू निकालना चाहें तो R2 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R2 इक्वल्स लिख सकते हैं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21, ठीक है। हमें तो वैल्यू जो हम कूलाम नियम लगाएंगे तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी, वेक्टर R21 की होगी। तो सिंपली यहाँ पर वो किधर चला जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। चलो आगे देखिए कूलाम नियम से हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम नियम लगने वाला हमें Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है। तो हमें फोर्स ज्ञात करना है तो हमारा कूलाम नियम क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। वेक्टर रूप में हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा वेक्टर F21 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 की वजह से 2 पर लगने वाला फोर्स याद करना है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R², और R की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, R की जगह लिखेंगे हम कि इस Q1 से Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है स्थिति सदिश है वो कितना है, तो वो कितना है, वो है R21। तो हम क्या लिख देंगे वेक्टर R21 का होल स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। चलिए आगे देखिए वेक्टर F21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 की वैल्यू क्या फाइंड की थी, ये देखिए अभी R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। साथ में आपके पास एकांक सदिश को आप क्या लिख सकते हो, सदिश और उसका परिमाण नीचे बट्टे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आगे क्या हो जाएगा F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर भी पुट करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे R21 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 घात ये थी, 1 घात इसकी हो जाएगी, कितनी होगी 3 घात, और ऊपर क्या आ जाएगा R21 की जगह R2 माइनस R1, ठीक है। चलो अब हम इसे सदिश के रूप में लिखें तो R1 की वैल्यू आपके पास क्या है, R1 की वैल्यू है, यानी आपने जो पोजीशन वेक्टर निकाला था ओरिजिन के सापेक्ष Q1 में, तो उसके लिए हमारे जो निर्देशांक दे रखे बिंदु दे रखे थे उसको हम सदिश रूप में लिख लेंगे, यानी 2ik प्लस ik। भाई आपके पास निर्देशांक क्या था, वो था 2m और 1m, तो हम 2m 1m को क्या लिख लेंगे 2ik प्लस 1j और m, ठीक है। इसी को R2 को क्या लिख लेंगे, R2 के आपके पोजीशन क्या दे रखे थे, जो निर्देशांक दे रखे थे वो क्या दे रखे थे माइनस का 2m और 4m। तो हम क्या हो जाएगा माइनस का 2ik प्लस का 4j, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। चलिए वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, कहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 Q2 का मान क्या है, Q1 कितना कूलाम का है, अभी हम देखा था 2 माइक्रो कूलाम का, Q2 क्या है -5 माइक्रो कूलाम का। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो, Q2 नेगेटिव चार्ज है। हमें तो पता है इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमने पुट कर दी, इनटू में Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। माइक्रो कूलाम को क्या लिखेंगे भाई, 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो 2 × क्या लिखेंगे 10⁻⁻6। इसी प्रकार जो Q2 चार्ज है वो कितना है, वो 5 माइक्रो कूलाम का है, तो 5 × 10⁻⁻6 और -6 कितनी लिख दी, यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि आपको, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻12, ठीक है। इसी प्रकार R2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस R1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। इसी प्रकार नीचे भी R2 और R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, ठीक है। और ये क्या बचेगा 10⁻9 और 10⁻−12, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2i कितना हो जाएगा माइनस का 4i और 4j और -1j क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो 3j। इसी प्रकार यही वैल्यू नीचे आ जाएगी, ओके। तो हम सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल्स टू
90 इंटू 10⁻12 और 10⁻9, ऊपर क्या बचेगा माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप, नीचे भी यही बचेगा माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप, और ये घात आपकी 3 है ही। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस की कितनी घातें हैं, 12 है, ये 9 है, कम करेंगे तो कितना बचेगी 10⁻−3, और ये ऊपर आ जाएगा आपके पास से माइनस का 4i के, इसको लिख लेंगे इधर है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या ले लिया माइनस कॉमन लेंगे नीचे से ऊपर से, तो ये क्या लिख देंगे 4i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, और अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में एक हमने न्यूमेरिकल भी देखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आवेशों के गुणधर्म। हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चार्ज हमने कल बताया था कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उस पदार्थ का कोई वह गुण होता है जिसके कारण वो पदार्थ क्या करने लग जाए, वो चुंबक के या फिर विद्युत के गुण उत्पन्न करने लग जाए, तो वो आवेश होता है। उन आवेश को क्या करेंगे हमें गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी आप हेडिंग लगा लीजिए आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए पहला आवेश का गुणधर्म क्या है, तो पहला जो आपका आवेश का गुणधर्म है विद्युत आवेश की योज्यता। क्या नाम है, विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है योग करना, यानी हम विद्युत आवेश को एक योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आवेश एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, कल हमने बताया था, तथा विद्युत आवेश क्या है कि योगात्मक होता है, यानी हम इसको योग के रूप में लिख सकते हैं। मान लो किसी निकाय पर कुल आवेश का मान जो है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी निकाय पर जितना भी चार्ज होता है उसका मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के किसके बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी वस्तु पर +2q और -2q आवेश उपस्थित हैं, तो आवेश का बीजगणितीय योग क्या करेंगे, समेशन q करेंगे, यानी जोड़ करेंगे, इक्वल्स टू +q -2q, बीजगणितीय योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी उस वस्तु पर अब कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो वस्तु कैसी है, वो वस्तु उदासीन है। ओके, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न निकाय के आवेश ज्ञात करो। आपके पास एक तो चार्ज है +2q, एक है -q, एक है 4q और -2q। ये कोई एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसके अंदर चार्ज उपस्थित है। इसी प्रकार एक ये सिस्टम जिसमें ये चार्ज उपस्थित है। हमें क्या करना है, हमें तो इसका बीजगणितीय योग करना है। तो ये देखिए प्लस के कितने चार्ज हो गए, ये 4 + 2 कितने हो गए 6, और माइनस के कितने हुए 2 और 1 3, तो 6 में से क्या माइनस कर दीजिए आप, 3 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा प्लस का 3q चार्ज बचेगा। यानी आपके पास अब ये सिस्टम जो आपके पास ये निकाय है वो कैसा है, वो एक पॉजिटिव निकाय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर कैसा आवेश विद्यमान है, पॉजिटिव आवेश विद्यमान है। इसी प्रकार यदि इसकी बात करें तो ये प्लस के तो कितने हो गए 2 + 1 3, और ये कितने बचे 8, कितने बचे माइनस के 5, यानी ये बच्चे माइनस के 5 चार्ज। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकाय कैसा है, ये निकाय आपका ऋणावेशित है। यानी किसी निकाय पर यदि बीजगणितीय योग करें तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हमें प्राप्त हो रही है, यदि हम माइनस चार्ज ज़्यादा प्राप्त हो रही है इसका मतलब वो निकाय कैसा है, माइनस है। ठीक है, यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। यदि किसी का मान 0 मिल रहा है तो कैसा है, उदासीन है। ओके, तो हमने पहला नियम देखा था विद्युत आवेश की योज्यता, यानी उसको हम बीजगणित रूप में लिख सकते हैं। अगला हमारा गुणधर्म है कि विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता क्या होती है, देखिए समझिए। किसी कण पर विद्युत आवेश q का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी कण पर विद्युत आवेश q का मान आवेश के वेग पर कभी डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो आवेश रेस्ट अवस्था में हो, चाहे वो गति कर रहा हो, उसका मान हमेशा कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। अर्थात विराम अवस्था में आवेश और गतिमान अवस्था में जो आवेश है वो हमेशा क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यानी आवेश के मान में कोई भी यहाँ पर अंतर या फर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पर चाहे वो विराम अवस्था में आवेश हो, चाहे वो गतिमान अवस्था में आवेश हो, दोनों का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसको ही क्या कहते हैं, इस स्थिति को ही विद्युत आवेश की क्या कहते हैं, निश्चरता कहते हैं। तो पहला नियम क्या हुआ, विद्युत आवेशों की योज्यता, और दूसरा नियम क्या हुआ आपका, विद्युत आवेश की निश्चरता। चलिए अगला है विद्युत आवेश का संरक्षण। अब जहाँ भी संरक्षण नाम आता है आप समझ जाते हो कि उस चीज़ को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है विद्युत आवेश की। यानी किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है।
अर्थात आवेश को हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास एक नाभिक विखंडन अभिक्रिया है, जैसे नाभिक संलयन विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिक विखंडन अभिक्रिया देखिए, आपके पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 92, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 238 होता है। ठीक है, यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिससे हमेशा कण निकलते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर एक तो क्या बनेगा, थोरियम बनेगा, एक हीलियम बनेगा और एक अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं इससे। तो इससे क्या बनेगा, थोरियम बनेगा। तो थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 90, द्रव्यमान कितना होता है 234। हीलियम का यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो कितनी थी 92 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने होंगे 90 तो किसके हो जाएंगे, थोरियम के, और हीलियम के कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 92 इलेक्ट्रॉन। यानी यूरेनियम में भी उतने ही आवेश थे और थोरियम प्लस हीलियम में भी उतने ही आवेश हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते और नहीं उत्पन्न कर सकते, केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 इसके प्रॉपर्टी देखी आवेश की, कि आवेश योज्यता, आवेश की निश्चरता और विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, चौथा हमारा है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात Q बराबर क्या लिखते हैं हम, प्लस माइनस NE। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। क्वांटमीकरण का ये मतलब समझो हमारी भाषा में कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, मान ले ये एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यदि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन आधा स्थानांतरित हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन इसमें से स्थानांतरित हो गई, 2.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गई, 7.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गई। ऐसा नहीं होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। 1 2 3 4 या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, जितना भी होगा, लेकिन एक पूर्ण गुणज के रूप में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। किसी भी वस्तु पर ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कभी भी कि इसमें 3.5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11.5 इलेक्ट्रॉन है, 11.25 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 5 7 20 25 ऐसे ही चलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। ओके, यहाँ पर Q क्या है, Q यहाँ पर है आवेश, N क्या है, N है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम कहते हैं क्वांटम संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, और E क्या है, E क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश है, जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए यहाँ पर E का मतलब है मूल आवेश। अब E का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, भाई हमारे नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर कोई भी एटम है, एटम के अंदर 3 हमारे मौलिक कण होते हैं। ठीक है, बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज क्या होता है हमेशा सेम होता है, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यदि प्रोटॉन पर चार्ज है तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो माइनस। और N क्या होता है, N उदासीन होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या पढ़े हमने, ये पढ़ा है हमने विद्युत आवेश के गुणधर्म। 4 गुणधर्म है, योज्यता, निश्चरता, संरक्षण और क्वांटमीकरण। क्लियर है, चलिए आगे इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसी से कैलकुलेट करेंगे। आवेश के क्वांटमीकरण से हम लिख सकते हैं Q बराबर NE, जो अभी जस्ट हमें अभी ऊपर लिखा है। तो Q बराबर NE, तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। और N क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो N बराबर क्या लिख सकते हैं हम Q/E। Q क्या है आवेश, आवेश कितना दिया हमें 1 कूलाम, तो Q का मान कितना रख देंगे 1 कूलाम। E क्या है यहाँ पर मूल आवेश। ठीक है, तो मूल आवेश कितना होता है किसी भी चीज़ पर, यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर, दोनों पर कोई भी हो सकता है, तो वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से अब इसको क्या लिख सकते हैं
ये 10 की पावर -90 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस एक घात इसकी 19 की ले लेंगे तो ये 18 बच जाएगी ऊपर, और यहाँ कितना आ जाएगा 100 में आप 16 का आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा 6.25, और इंटू में कितना आ जाएगा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा नॉर्मल सा न्यूमेरिकल जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला एक न्यूमेरिकल आपके लिए देते हैं जो आप बताओगे। आपके पास एक 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश होते हैं। क्वेश्चन यही है कि 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण होते हैं। आप धन निकालो चाहे ऋण निकाल दो। अब जल जो होता है वो उदासीन होता है, ठीक है, जल का जो एटम होता है वो, तो उसमें धन और ऋण कितने होते हैं, तो आप धन निकालो चाहे ऋण निकालो एक ही बात है। तो आप क्या निकालोगे 250 ग्राम जल में निकालोगे। तो आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे 250 ग्राम जल में क्या निकालोगे, पहले ये तो देखो कि इसमें आवेशों की संख्या कितनी है। जब आप आवेशों की संख्या निकाल लोगे तो आवेशों की संख्या निकाल लोगे तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक कूलाम आवेश आपके पास है कि एक कूलाम आवेश, तो आप क्या करोगे एक कूलाम आवेश यहाँ रखा था आपके पास, 250 ग्राम जल में क्या निकालोगे पहले आवेशों की संख्या निकालोगे। आवेश संख्या जैसे निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे और उसमें क्या निकालोगे आप इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की या आवेशों की संख्या निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताओगे कि कितना आंसर आया है। नहीं आता है तो मैं वापस आपको बता दूंगा। तो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत, और दूसरा टॉपिक पढ़ा है हमने यहाँ पर कि जो आपके आवेश हैं चार्ज है उसके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो 4 प्रकार की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण। विद्युत बल रेखाएं किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और साथ में इसके प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि एकांक आवेश की, आपके पास कोई एक आवेश है उसकी गति करने का पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। ओके, यानी आपके पास एक चार्ज है और पॉइंट चार्ज है ये, और ये इसकी गति करने का पथ ये है, तो ये पथ क्या कहलाएगा, इस पॉइंट चार्ज का विद्युत बल रेखा कहलाएगा, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, गुण देखिए अब इसके। सबसे पहली बात तो कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, केवल एक मात्र इसकी हम क्या कहते हैं कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हाँ वास्तव में कुछ पॉइंट चार्ज है उसका एक क्या होता है पथ होता है इस प्रकार का। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ठीक है। आगे, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं, ऋणावेश पर खत्म होती हैं। हमेशा विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश के खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से तो ये बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अर्थात विद्युत बल रेखाएं जो है वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं। यानी आपके पास जैसे ये चार्ज है, जैसे ये मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये विद्युत बल रेखा यहाँ से चली और यहाँ पर खत्म हो गई, तो बंद वक्र नहीं बनाना। तो अर्थात विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो 2 गुण हुए कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और साथ में ही ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर जाती हैं और बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। तीसरा गुण है कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ होती हैं। धनावेश में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होते हैं। अभी हमने बात की थी कि ये धनावेश है, इसमें विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बाहर की तरफ होती है त्रिज्यीय रूप में, और ऋणावेश में क्या होगी, ऋणावेश में त्रिज्यीय रूप में अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है जो कैसा है पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो उसमें विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, इसकी विद्युत बल रेखाएं जो आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होगी यहाँ पर, ठीक है, यानी त्रिज्यीय रूप में बाहर की तरफ होती हैं। तो याद रखोगे कि एक हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होती है त्रिज्यीय रूप में। और अगर इसकी विपरीत देखें तो ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय रूप में क्या होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। यानी आपके पास ये कई चार्ज है, वो कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगे विद्युत बल रेखाएं जो वो अंदर की ओर होती हैं त्रिज्यीय रूप में। क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज में तो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती हैं, ठीक है। 5वां गुणधर्म देखिए कि आवेश के विपरीत युग्म में
विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ गतिशील होती हैं। हमेशा आपके पास यदि कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म है, जैसे ये कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, और ये माइनस आवेश है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमेशा विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और कहाँ पर खत्म होती हैं, ये नेगेटिव चार्ज में। तो विपरीत प्रकृति के युग्म यदि आपके पास हैं तो इसमें विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ गतिशील होती हैं। ये हो गया आपका 5वीं प्रॉपर्टीज़ की। अगली पढ़ते हैं 6ठी प्रॉपर्टी। वो क्या होती हैं कि आवेशों के समान युग्म में विद्युत, अच्छा ये बताइए सबसे पहले आप कि आवेश के समान, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि आवेशों के समान युग्म हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि ये विपरीत प्रकृति के हों तब क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आवेशों के समान युग्म में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं भाई, प्रतिकर्षित करती हैं। और इन आवेशों के बीच में स्थित किसी बिंदु की स्थिति क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। यानी यहाँ पर आप डायग्राम से आपको समझाएंगे, उसमें देखना। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आपके पास ये चार्ज है एक पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। एक बोला हमने कि आवेशों के समान युग्म में, तो आवेशों का समान युग्म में पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। भाई ये आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं हमने पढ़ा था, तो इसमें विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। और इन दोनों आवेशों के बीच में ऐसा पॉइंट होगा, जैसे ये एन पॉइंट है, एन फॉर नरेंद्र है ना, ये एन पॉइंट ऐसा है जो क्या होगा, उदासीन होगा। यानी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं होगा। क्लियर है। चलो अगला देखिए, अगला है विद्युत बल रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा किसको डिनोट करती हैं, किसको बताती हैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। यानी आपके पास कोई भी मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा है, ठीक है, ये आवेश का पथ है मान लो, ठीक है, और इस पथ पर कहीं भी स्पर्शरेखा खींचे, जैसे कि आपके पास बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर हमने यहाँ पर स्पर्शरेखा खींची है, तो इस पर खींची गई स्पर्शरेखा किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएगी। यानी विद्युत क्षेत्र जो वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। इसी प्रकार यदि बिंदु बी पर हमने स्पर्शरेखा खींची इस प्रकार से, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इधर नीचे की ओर हो गई। क्लियर है। तो यानी इसका मतलब है कि कोई भी विद्युत बल रेखा आपके पास है तो उस पर हम कोई स्पर्शरेखा खींच दे तो हमेशा वो किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी आपके पास विद्युत बल रेखा, कहीं पर भी विद्युत बल रेखा पर स्पर्शरेखा खींच देना, आपको किसकी दिशा पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पता चल जाएगी। ओके, चलिए 8वां अगला है गुणधर्म में कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट लगा लेना कि दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ध्यान रखना, दो या दो से यदि अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो या दो से अधिक दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि क्या है, संभव नहीं है। भाई यहाँ पर आप चित्र से समझिए कि आपके पास मान लीजिए दो विद्युत बल रेखाएं, एक तो विद्युत बल रेखा ये है, एक विद्युत बल रेखा ये है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यदि इन्हें ये प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों का क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों पर होगा ये बिंदु, और हमें कोई भी स्पर्शरेखा पर कोई भी विद्युत बल रेखा पर स्पर्शरेखा खींचें तो वो किसको बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अब इस बिंदु पर यदि हम स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इस प्रकार ये आ जाएगी, इस प्रकार इसी आ जाएगी। इसका मतलब है इस बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो बन रही है। भाई स्पर्शरेखा किसको बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो इसका मतलब इसकी दो विद्युत क्षेत्र की दिशा की जो विद्युत क्षेत्र उसकी दो दिशा हो गई, जो संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, एक ही होगी, किसी एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे चार्ज की कि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की सघनता अधिक होती है, यानी किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं कम होती हैं उस बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखिए, इस डायग्राम में यदि बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए पर विद्युत बल रेखाएं क्या है, ज़्यादा है, सघनता है यहाँ पर। तो हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए यहाँ बिंदु पर क्या होगा, अधिक होगा, और बी पर क्या होगा, कम होगा। तो सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई ए ग्रेटर देन ई बी, यानी बिंदु ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ज़्यादा, और बी पर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर ज़्यादा क्यों होगा, सघनता के कारण। चलो एक यहाँ पर डायग्राम और देखिए, इस डायग्राम में आप बताइए कि कौन से बिंदु में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो मैं कहूँगा बिंदु बी में। क्यों? क्योंकि बिंदु बी जो है यहाँ पर
3 ये आपके पास विद्युत बल रेखाएं हैं जिसकी क्या है, ये सघनता है किसकी तुलना में, इस पॉइंट ए की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी क्या हो गई, बाहर की ओर हो गई, तो यहाँ पर सघनता कम हो गई, यहाँ पर ज़्यादा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ई बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बी, बिंदु बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ग्रेटर देन है बिंदु ए पर स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतरों और एक दूसरे से समान दूरी पर हों, जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतरों एक दूसरे से समान दूरी पर हों, तो इन बल रेखाओं द्वारा बनने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एक समान यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। एक समान यानी कोई किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, समान रूप से मिलेगा। यानी ये किसको बताएगी, एक समान विद्युत क्षेत्र को बताएगी। ठीक है, चलिए 11वां टॉपिक आप लिख लीजिए। ठीक है, 11वां टॉपिक आप लिख लीजिए। 11वां टॉपिक क्या कहता है कि किसी धातु के पृष्ठ पर, मान लीजिए आपके पास ये हमारा रजिस्टर है, तो ये क्या एक धातु का पृष्ठ है, तो इस धातु के पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से आपतित होती हैं तथा लंबवत रूप से ही निर्गत होती हैं। मान लीजिए आपके पास एक धातु का पृष्ठ हो, आप विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन निकालो। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर क्या होगी, इस प्रकार लंबवत परपेंडिकुलर, आप देख पा रहे होंगे ना, सीधे ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, इस प्रकार से क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमारा हो गया 11 हमने क्या पढ़े हैं, विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़े हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने बात की है सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, यानी जिसको हम कहते हैं बहुल आवेशों के कारण बल क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ठीक है, और इससे पीछे हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि आपके पास जो चार्ज है उनकी चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज की गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं यहाँ पर, अध्यारोपण का सिद्धांत, चार्ज के गुणधर्म और विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये हमने 3 टॉपिक पर बात की है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगाए रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।